हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को है और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मैं बैठा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब के साथ, हमारे खास मेहमान। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत न्यूज 24 को आपने समय दिया। नमस्कार। कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार आप तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर? नहीं बन रही है हरियाणा में, कॉन्फिडेंट नहीं बन रही है। तीसरी बार सरकार बन रही है, बहुत बड़े मार्जिन के साथ बन रही है, क्योंकि 10 साल में पिछले इतने काम किए हैं। आज उसकी चर्चा हर गांव, गली, चौपाल, हर दुकान पर भी चर्चा होती है। पिछले 10 वर्षों का जो मोदी जी का डबल इंजन सरकार का काम रहा है, ऐतिहासिक काम हुए हैं और लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम पिछले 10 वर्षों में किया है। एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम पिछले डबल इंजन की सरकार ने किया है। सड़कों का जाल बिछा है। अगर हम देखें हरियाणा के अंदर, हमारा एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लेनिंग रोड टच न कर रहा हो। 2014 से पहले अगर हम हरियाणा को देखते हैं, 2024 का हरियाणा देखते हैं, जमीन आसमान का अंतर हमारे हरियाणा के अंदर विकास के मामले में दिखाई देता है। सड़कों का जाल बिछा है। सड़कों के साथ साथ हमने हरियाणा प्रदेश के हर जिला पर मेडिकल कॉलेज खड़ा किया। 15 जिलों के अंदर फंक्शनल है। 8 तारीख के बाद, 8 अक्टूबर के बाद 7 जिले बचे हैं, वो फंक्शनल हो जाएंगे। उसके बाद हमने एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, बिना पर्ची बिना खर्ची के आज युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। आज लोग, युवाओं का एक बड़ा विश्वास इस सरकार के ऊपर बंधा है। नहीं तो देखते थे कि गरीब व्यक्ति नौकरी नहीं लग पाता था, चाहे क्षेत्रवाद के नाम पर ले लीजिए और चाहे उसको विकास के नाम के ऊपर ले लीजिए और चाहे उसको भाई भतीजावाद के नाम के ऊपर ले लीजिए, चाहे उसको आप परिवारवाद के नाम के ऊपर ले लीजिए। बड़ा भेदभाव हरियाणा के अंदर होता था। गरीब व्यक्ति के लिए बड़ी मुश्किलें थी उस समय के अंदर। गरीब व्यक्ति के ऊपर अगर अत्याचार हो जाता था तो हुड्डा के शासन में FIR दर्ज करवाना उनके लिए एक बड़ी मशक्कत की बात थी। तो डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, वही इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है क्या? बिल्कुल, हमारा विकास को लेकर के हम बात कर रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के कर रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंसी शासन की बात कर रहे हैं। हुड्डा भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, वो भ्रष्टाचार के आधार के ऊपर चुनाव लड़ रहा है, हम विकास के नाम के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर मैं क्यों कह रहा हूं। कांग्रेस ने अपना झूठ का पत्र जारी किया, घोषणा पत्र, झूठ का प्लेंदा आज नहीं इसने जारी किया। इसकी स्क्रिप्ट आज नहीं लिखी गई। इसकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी और खड़गे जी द्वारा, ये जब 2 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए तब लिखी गई और ये स्क्रिप्ट वहां उतारी गई। ये झूठ का प्लिंदा वहां उतारा गया। फिर इसके बाद ये कर्नाटक में ले गए, कर्नाटक के बाद तेलंगाना में ले गए, तेलंगाना के बाद अब हरियाणा के अंदर उतारा है। भाई, कांग्रेस के लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, आप इतना झूठ का पुलिंदा उतार दिया, झूठ बोल रहे हैं, झूठ के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। आपकी जितनी चादर है, हमारे हरियाणा में कहावत है कि भाई जितनी चादर है उतने पैर पसारने चाहिए। अगर ज्यादा पैर पसार लिए चादर फट जाएगी। कांग्रेस की चादर फट चुकी है। अब यहाँ हरियाणा में उसका कुछ बटने वाला नहीं है। हरियाणा के अंदर इसका सुपड़ा साफ हो रहा है। इन्होंने झूठ बोल करके कर्नाटक में वोट लिया, फिर सेम झूठ बोल करके इन्होंने तेलंगाना के अंदर वोट लिया। वहां पर भी इन्होंने कहा कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। 1.5 साल हो गए हैं, आज तक किसी को 5 पैसे भी कम नहीं किया। कितना झूठ बोल करके ये लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करते हैं। इनके उस झूठ का पर्दाफाश हो चुका। अब समझ चुके हैं इनके बारे में कि ये लोग शोषण करने वाले लोग हैं, ये लोग समाज को कमजोर करने वाले लोग हैं। झूठ बोल करके उनकी आकांक्षाएं जगाने वाले लोग हैं, आकांक्षाओं को पूरी ना करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार इनके शासन में चरम पे होता है। भ्रष्टाचार के कारण दिक्कत नहीं होती इनको, भ्रष्टाचार पूरा करते हैं, परंतु लोगों को सुविधाओं के नाम के ऊपर जीरो हो जाते हैं। इस प्रकार का शासन है। हरियाणा के अंदर भी इन्होंने ये झूठ का पुलिंदा उतारा। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग इनके चेहरे को भी, इनके चरित्र को भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं।
8 तारीख को रिजल्ट आएगा, कांग्रेस सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। नायब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार बनेगी बीजेपी की? नहीं, कार्यकर्ताओं की अगुवाई। आश्वस्त है इस बात को लेकर? कार्यकर्ताओं ने साफ की कर अगुवाई दिया, में। पूरी तरीके से साफ कर दिया। नायब सिंह सैनी अगले मुख्यमंत्री होंगे। रमन जी, ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार बनेगी। और हमने बात की है, मैंने भ्रष्टाचार की बात क्यों कर रहा हूं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के ऊपर वोट मांग रहे हैं। उनके विधायकों के आपने रील्स देखी होंगी, उनकी बाइट सुनी होगी। जिस दिन ये झूठ का पुलिंदा उतारा, अगले दिन सबसे पहले प्रतिक्रिया उनके नीरज की, जो एनआईटी से चुनाव लड़ रहा है, विधायक है इनका, चुनाव लड़ रहा है, प्रत्याशी है, वो ये बोलता है कि हुड्डा साहब ने मेरे को बोल दिया, मंच के ऊपर से बोल रहा है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, मेरे हिस्से में 2000 आ रही है, हिस्से अभी से बांट लिए। हमारे यहाँ एक कहावत है, कहा सूतना कपात जलाहा ठेंगम ठेंगा हो रहा। अभी ये नहीं मालूम है कि आप सरकार में नहीं, आप सरकार से बाहर है, ना आगे आने देंगे हरियाणा के लोग। जो भ्रष्टाचार के ऊपर आप वोट मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार लोग आपसे तंग आ चुके थे, दोबारा उस पटरी के ऊपर आप नहीं आएंगे, आपका सुपड़ा साफ करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा विश्वास हरियाणा के जन का है। उन्होंने तय कर दिया है 5 अक्टूबर को बड़े संख्या के अंदर कमल का बटन दबेगा। 8 अक्टूबर को बड़ी संख्या के अंदर हम सीटें लेकर के तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। सर, आपको लगता है कि एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई पिछले 10 सालों में, खासतौर पर हाल के दिनों में, कि हरियाणा में किसान विरोधी सरकार है, पहलवान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई क्या? बिल्कुल करी गई कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने तो एक भी जो योजना मोदी जी ने चलाई, एक को भी उसकी प्रशंसा नहीं करी। अरे कुछ तो ठीक होगा, एक का तो कर दे। हर योजना का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। मैंने कांग्रेस के हुड्डा साहब से पूछा, हुड्डा साहब आप किसान हितैषी की बात करते हैं, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, आप मेरा हिसाब मांग रहे हैं, हमारी पार्टी का हिसाब मांग रहे हैं कि हमने क्या काम किया है। हुड्डा साहब, हम हरियाणा के किसान की 14 फसलें हमने एमएसपी पर खरीदी, अब हमने कहा है कि हम 24 फसलें पूरी की पूरी किसान की एमएसपी पर खरीदेंगे। मैंने हुड्डा साहब को कहा कि आप बताइए आपने कितनी फसलें खरीदी है? आप दम भरते हैं कि मैं किसान का पुत्र हूं। आप किसान के पुत्र नहीं हैं, आप किसान के पुत्र होंगे, आप तो राजा हैं, आपके अंदर राजशाही है। आपको किसान की पीड़ा का नहीं मालूम, आपको गरीब व्यक्ति की पीड़ा का नहीं मालूम कि उसको क्या पीड़ा है। ये तो राजशाही बन जाते हैं। राजा ने तो राज चलाया है, लोगों को प्रताड़ित किया है। एक भी फसल इन्हें एमएसपी पर नहीं खरीदी। मैंने हुड्डा साहब से पूछा कि आप किसान की फसल का खराबा हुआ, कितना आपने उसका मुआवजा दिया, बताने का काम करें। उसका जवाब ही नहीं है, हिसाब मांग रहा है। मैंने क्वेश्चन पूछ लिए थे। हमने किसान का इन 10 वर्षों के अंदर मुआवजा जो हुड्डा ने दिया था उससे 7 गुना ज्यादा बढ़ा करके 7-8 गुना ज्यादा किसानों को दिया। इन्होंने 1100 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए। 13,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने 10 वर्षों के अंदर दिया। इतना जमीन आसमान का अंतर। ये बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कि लोगों ने तय कर लिया है। जवान किसान के साथ साथ पहलवान विरोधी को बीजेपी को साबित करने की भी कोशिश होती है, खासतौर पर बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से। विनेश फोगाट तो चुनाव भी लड़ रही हैं, क्या कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को आप? देखिए, खिलाड़ियों के लिए जितना हमारी सरकार ने किया, हुड्डा तो उसके पास भी नहीं है। हुड्डा तो पासिंग नहीं है। हुड्डा ने जो स्लोगन दे रखा था, पदक लाओ पद पाओ, पदक लाओ फिर पद पाओ। कोई हेल्प नहीं होती थी किसी भी खिलाड़ी की, एक भी खिलाड़ी की सरकार की तरफ से जो हेल्प थी वो 0 थी। हमारे समय के अंदर क्या हुआ? हमारे समय के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। अगर वो कोचिंग लेने के लिए जिस भी कोच को वो कहेंगे, वो कोच सरकार उपलब्ध करा करके उनको देगी। और उसका परिणाम है 2014 के बाद
लगातार भारत के अंदर मेडल्स की लाइन लगी है। विनेश फोगाट जब वहां से वजन के ज्यादा के कारण वो बाहर कर दी गई, तो जब हमें भी हुआ कि भाई इतना नहीं होना चाहिए था, हमारी बेटी है, उसने मन के ऊपर लिया। मैं कहा बेटी को मन के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उसी दिन ट्वीट करके कहा कि हम बेटी को एक सम्मान देंगे हरियाणा की तरफ से, परंतु वो क्या करें, हुड्डा साहब ने, उसके बेटे ने उसके कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला ली। इन्होंने तो गुमराह किया उसको। आपको लगता है दबाव दिया गया? बिल्कुल गुमराह किया है, उसको यूज किया गया। पाकिस्तान के अंदर अग्निवीर को लेकर के कितना दुष्प्रचार ये लोग कर रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हमने कहा, हमने संकल्प पत्र में भी डाला है, एक भी अग्निवीर। किस प्रकार का वातावरण बना रहे? आर्मी के अंदर हर बार भर्ती होती है, भर्ती जितनी उनको आवश्यकता होती है उतने जवान रखते हैं। इसमें क्या हर्ज हो गया कि हमने अग्निवीर रख लिए, उस अग्निवीर में से जितनी आवश्यकता आर्मी को होगी उन अग्निवीरों में से वहां रजिस्टर चले जाएंगे। जितने बचेंगे हरियाणा सरकार उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर नौकरी देने का काम करेगी। ये हमारा निर्णय है। सनी साहब, 2 लाख सरकारी नौकरी की बात संकल्प पत्र में कही गई है, जो 20 संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से आया है। कांग्रेस पार्टी ने भी 2 लाख नौकरी की बात कही है, सरकारी नौकरी की बात कही है। आपको लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा में? देखिए, हमने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए गति से काम किया है। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, आप ये बात बोलते हैं कि 2 लाख पोस्टें खाली हैं, पहले तो ये बात बोलता था, मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा है। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, अभी तो 10 ही वर्ष हुए हमें भी, तब आपको नहीं दिखाई दिया कि कितनी पोस्टें खाली है? आपने क्यों नहीं भरी? जितनी भरी किस आधार के ऊपर भरी? कैसे नौकरी दी गई बच्चों को? जिन बच्चों ने अपनी जमीन बेच दी, जिन बच्चों ने अपनी माँ के गहने बेच दिए, जिन बच्चों ने अपने बैंक से लोन लेकर के नौकरी के लिए पैसा जुटाया, नौकरी भी नहीं मिली, जमीन चली गई, गहने चले गए, लोन खड़ा हो गया, तो मैंने पूछा कि आप बताएं ना कैसे नौकरी दे रहे हैं, कैसे नौकरी मिल रही है? हरियाणा का वही युवा जो नौकरी लगा है, उसके माँ बाप ये बात बोलते हैं कि हमने तो पर्ची खर्ची से नौकरी ली है। जब मेरे पास जिम्मेवारी आई थी, मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को और नौकरी दूंगा। 15,000 युवाओं को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया थोड़े समय के अंदर, 56 दिन के अंदर। 56 दिन के अंदर मैंने अलग अलग जो हमारे रिजल्ट तैयार होते रहे, मैंने लगभग 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार थे, आचार संहिता लग गई। भूपेंद्र हुड्डा ने भर्ती रोको गैंग खड़ी है जो इसके सारे पर चलती है, और जो दिल्ली का जयराम रमेश, ये हाई कोर्ट गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए कि हरियाणा सरकार रिजल्ट निकाल रही है, निकालने ना दे, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया कि अभी जब तक इलेक्शन है, आचार संहिता लगी है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मुझे ये स्टेटमेंट देना पड़ा। अब ये उन युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, कहा हमने तो कोई एप्लीकेशन नहीं दी, हम तो गए नहीं। जयराम रमेश जाकर के वहां से ऑर्डर करवाता है, ये हाई कोर्ट में चले जाते हैं और ये बोल रहे कि हमने कुछ किया नहीं। ये जान करके कहा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमने डंके की चोट के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। हमने हरियाणा के अंदर इन्वेस्टर्स को बुलाया। आज चाहे मेक इन इंडिया, चाहे स्टार्टअप, चाहे इंडस्ट्रियल जोन, लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर एक गति से बढ़े हैं, जो अगर मैं बोलूं तो लगभग 4-4.5 लाख युवाओं को हमने इंडस्ट्री के अंदर रोजगार के संसाधनों पे खड़ा किया है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर फैलाई है, कांग्रेस ने फैलाई है। ये बेरोजगारी का रायता फैलाने का काम, क्योंकि इनके पास न विजन था, न इनकी नीति थी, न इनकी नीयत थी, न इनका नेतृत्व था। नेतृत्व भी भ्रष्टाचार में लिप्त था। और हुड्डा साहब तो खुश करने में लगे रहते थे गांधी परिवार को कि मेरी कुर्सी न चली जाए। हर रोज हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4-6 लगा करके, उनको डरा करके, उस जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर के दामाद को खुश करते थे दिल्ली में बैठे। ये हरियाणा की जनता जानती है। कैसे इनको वोट दे देंगे?
भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने जिक्र किया कई बार, अभी तक हालांकि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत मुख्यमंत्री पद के नहीं उस वक्त थे, इस करके नाम लेना पड़ रहा है। अभी की बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, वो दावेदार हैं लेकिन उम्मीदवार नहीं है, घोषित उम्मीदवार नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है कि 36 बिरादरी का समर्थन इस बार मुझे है और मैं आखिरी पारी खेल रहा हूँ। 36 बिरादरी का उसको कैसे मिलेगा? उसने क्या हालात किए? भूपेंद्र हुड्डा के सरकार के अंदर किस प्रकार से दलितों की बस्तियों को जला करके लोगों को मार दिया गया, न्याय नहीं मिला। किस प्रकार से मिर्चपुर कांड हुआ, किस प्रकार से दौलतपुर कांड हुआ, किस प्रकार से बरहाना कांड हुआ, किस प्रकार से गोहाना कांड हुआ। बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, उसका शोषण कर दिया और उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करके उसको जान से मार दिया गया, उसके अरमान दब गए। किस प्रकार की घटनाएं इनके शासन के अंदर हुई, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। मैंने कहा है ना कि इस प्रकार का कैसे इनको वोट दे देंगे। किस प्रकार से इन्होंने पंजाबी समाज के प्रति अभद्र भाषाएं बोली हैं। ये क्या बोल रहे हैं बापू बेटा? बापू तो बोल रहा है मंच से खड़ा होकर के कि इनकी पंजाबियों की संस्कृति हमारे से मेल नहीं खाती। बेटा बोलता है मंच से खड़ा होकर के कि ये जहां से आए हैं इनको वहीं भेजेंगे। अरे तो कौन भेजने वाला? 8 तारीख को तेरे को भेज देंगे। आपको लगता है कि दलित नेताओं की स्थिति भी कांग्रेस में बहुत खराब है? कुमारी शैलजा के बारे में बीजेपी नेता अक्सर बयान दे रहे हैं, मनोहर लाल जी का बयान आया, आपका बयान आया कि कुमारी शैलजा को वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, देखिए वो नेता है, वो नेता है, उसका जीवन लगा है। अगर उसने कोई बात बोल भी दी कि मैं मुख्यमंत्री की दावेदार हूं, क्या जुल्म कर दिया? बापू बेटे का इतनी मिर्ची लगी, जाति सूचक शब्द उसको कहे गए। अरे वो नेता है, उसको अपमानित किया गया। हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इतनी बड़ी नेता है, सीनियर लीडर है, अरे कांग्रेस में उसका विचार हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि उसको अपमानित करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, किसी की भी इच्छाएं हो सकती हैं, ये तो व्यक्ति स्वतंत्र है। परंतु परिवारवाद के अंदर घुसे हुए हैं, परिवारवाद से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरा बेटा ही बनेगा। अरे क्यों, क्या है ऐसा? और भी तो कोई इच्छा रख सकता है, वो बड़ी नेता है। कांग्रेस ने तो कभी भी दलित का सम्मान नहीं किया। मैंने आपको बताया, इन्होंने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। इन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की, थोड़ा सा वो उठने लगा था, गर्दन तोड़ दी, हॉस्पिटल में एडमिट रहा, हाल पूछने के लिए नहीं गया। अभी मैंने ये सारे के सारे, चाहे गोहाना कांड है, मिर्चपुर कांड है, दौलतपुर कांड है या बरहाना कांड है, ये मैंने उसके बारे में बताया है। और उससे भी आगे अशोक तंवर के साथ किया, शैलजा के साथ वैसे किया, आपके सामने है। अगर कोई दलित व्यक्ति, अगर कोई ऐसी समाज का व्यक्ति अपनी मेहनत से ऊपर उठना चाहे, कांग्रेस उसको तुरंत कुचल देती है। कांग्रेस ये अनुसूचित जाति के विरोधी पार्टी है, ये इसको आगे पनपने नहीं देती। ये तो सोचती है कि हमें वोट देते रहें, इतना का वोट दे करके उनके आगे कुछ रेवड़ियां डाल दी और वोट ले लिए, बस इतना का, और कुछ नहीं है। अब समझ चुके हैं, आ रहा है ना धीरे धीरे समझ में, सबके समझ में आ रहा है कि इनकी नीति क्या है। आरक्षण को लेकर के जो ये खड़ा हो रहा था ना, मोदी आरक्षण खत्म करेगा, क्या बोला अमेरिका में इसने कि हमारी सरकार आएगी, हम आरक्षण को खत्म करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने आरक्षण को खत्म करने के लिए वकालत की है। जवाहरलाल ने तो लेटर लिखा सभी मुख्यमंत्रियों को, आज भी मौजूद है, कि इस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी है। परंतु हम देश के ऐसी समाज को इस बात से निश्चिंत करते हैं, जब तक देश में मोदी बैठा है, जब तक देश में भारतीय जनता पार्टी है, आपके आरक्षण को कांग्रेस तो कह रही खत्म कर देंगे, उसको कोई छू भी नहीं पाएगा, इस विश्वास के साथ हम कह रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा में आ रही है। हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया, मन बना लिया है।
एक बार फिर मैं कुमारी शैलजा के ऊपर जाना चाह रहा हूं कि मनोहर लाल जी ने कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्या आप भी मानते हैं कुमारी शैलजा की जो नहीं, देखिए वहां पे पार्टी स्थिति में है? ज्वाइन करने का तो अगर कोई आना चाहे उसका स्वागत है। उसको कौन, पार्टी के अंदर अगर कोई आ रहा है, किरण चौधरी आई है, स्वागत है। कितनी बड़ी नेता, अगर उसने भी कुछ पार्टी के लिए सेक्रीफाइस पूरे परिवार ने किया है, अगर उसने कुछ डिमांड रखती उसको भी कितना प्रताड़ित किया है। सुरजेवाला तो बोल नहीं रहा जी, सुरजेवाला तो अंदर ही अंदर घुट रहा। द्वंद्व है, पूरा द्वंद्व है। जो लोग अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर सकते वो प्रदेश का कैसे भला कर देंगे, नहीं कर सकते वो। आपको दुख है इस बात का कि आपको काफी कम समय मिला मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का? अगर कुछ ज्यादा वक्त मिलता तो और ज्यादा काम करते हैं? नहीं, ऐसा दुख नहीं है। मैं अपने आप को मुख्यमंत्री भी नहीं मानता। मेरे को तो जिम्मेवारी दी गई है, मैं जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूँ। एक कार्यकर्ता के तौर के ऊपर भी निर्वहन कर रहा हूँ। और मेरी जिम्मेवारी भी है कि अगर मेरे को आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और आदरणीय मनोहर लाल जी ने अगर मेरे को ये जिम्मेवारी दी है, इसका मैं ठीक से निर्वहन करूं। मैंने गति से किया है। जब मुझे जिम्मेवारी मिली तो 16 मार्च को आचार संहिता लग गई, 6 जून तक रही। मैंने 7 जून से लेकर के जब तक विधानसभा का चुनाव था 100 दिन का एजेंडा तैयार किया था। पूरे 100 दिन थे, मैंने 100 दिन का एजेंडा तैयार किया था। परंतु चुनाव आयोग ने 56 दिन के बाद आचार संहिता लगाई। 56 दिन के अंदर 126 ऐतिहासिक फैसले हरियाणा के हित के अंदर लिए। हरियाणा की जनता तो ये बात बोल रही है जो आपने कहा है कि समय कम मिला, इसको और समय मिलना चाहिए था। हुड्डा साहब बोलते हैं घोषणाएं कर रहा है। मैंने हुड्डा साहब को कहा है, हुड्डा साहब आप अपने 10 वर्ष के कार्यकाल को मेरे 56 दिन के कार्यकाल को मिलान कर लीजिए, मेरा 56 दिन का भारी होगा आपके 10 साल के कार्यकाल से। नायब सिंह सैनी के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है? इतनी रात तक आप काम करते हैं, सुबह उठ जाते हैं, 8 बजे तैयार हो जाते हैं। मैंने कहा है कि मैं जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा हूं और हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के हित में फैसले ले रहा हूं। मैंने ये भी कहा है, मैं अधिकारियों को भी बोलता हूं, अगर कोई गरीब व्यक्ति मेरे दरबार पे आ गया, मेरे दरवाजे की चौखट पे आ गया और उसने आकर के ये बात बोल दी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, अगर जो भी व्यक्ति अन्याय करने वाला है, कितना बड़ा व्यक्ति है, उसको न्याय मिलेगा। गरीब व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को न्याय देंगे। और मिलते हैं मेरे को आकर के गरीब व्यक्ति, उनकी वैसी बात सुनते हैं। नहीं, गरीब व्यक्ति ने तो कहाँ अंदर बढ़न देते सीएम हाउस में उड्डा रहा, वो तो देख भी नहीं सका थे, बाहर से भी नहीं देख सका थे, वोट तो ले लेते थे, गरीब व्यक्ति नहीं देख सका था। आज हमने उनको बुला करके सम्मान किया है, हमारे मन को भी संतोष हुआ है कि ये सीएम हाउस मेरा नहीं है, ये सीएम हाउस हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का ये सीएम हाउस है। और उसी को आधार मान करके हम काम कर रहे हैं, उसी को आधार मान करके हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। ये काम हम गति से कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी के रहते अनिल विज और रणजीत सिंह का क्या होगा जो मुख्यमंत्री बनना चाहिए? हमारे नेता है ना, वो बात रख सकते हैं। मैंने कहा हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन बनना है कौन नहीं बनना है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। उन्होंने दावा किया है, दावा करना चाहिए, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा है कि नेता एक दावा करता है, बहुत अच्छा लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बेबाकी से हर एक सवालों का जवाब दिया। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ रमन कुमार, न्यूज 24।